दूसरा दूसरा खुदा किस्त नंबर 19। इस दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत भूख है और यही भूख हम इंसानों को दर दर के धक्के खाने पर मजबूर करती है। यही वो भूख है जिसके लिए आज नवीद ने जान दे दी थी। मैं इसका सर गोद में लेटा हुआ था। फायरिंग मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे, लेकिन मेरे हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द से कट रहा था, लेकिन फिर भी मेरा हलक आवाज़ निकालने से कासिर था। शायद मैं पागल हो गया था जो नवीद की डेड बॉडी की बालों में उंगलियां फेर रहा था। मेरी आंखों के सामने निर्मा का चेहरा घूम रहा था। वो प्यारी सी खूबसूरत लड़की अपने भाई की पहली तनख्वाह का इंतज़ार कर रही थी। इसे 25-30 हज़ार का एक चेक तो ज़रूर मिलता जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मरने वालों के लवाहिकीन को अदा करती है, लेकिन भाई कभी ना मिलता। बहनें पागल होती हैं जो अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करती हैं। पाकिस्तानी आर्मी और एफसी की गाड़ियां अब इस बॉर्डर एरिया में घूम रही थी। वो बिखरे हुए लड़कों को इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि अगर कोई लड़का दहशतगर्दों के हाथ चढ़ जाता तो वो दहशतगर्द इन लड़कों के बदले भारी तावान वसूल करते थे और बाज़-औक़ात लड़कों को जान से मार भी देते थे। आर्मी और एफसी की गाड़ियाँ इन्हीं बिखरे हुए लड़कों को इन दहशतगर्दों से बचाने के लिए ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी हमारी तरफ आ गई। गाड़ी से एक सूबेदार रैंक का अफसर नीचे उतरा और नवीद की डेड बॉडी देखकर इसकी आंखों में गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुरात उभर आए। वो उदेड़ उम्र सूबेदार पंजाब के किसी दही इलाके का रहने वाला था। सूबेदार पंजाबी में ईरानियों को गालियां देने लगा। कोई बहुत बड़ा कसूर भी नहीं था, सिर्फ बगैर वीज़े के बॉर्डर ही क्रॉस कर रहे थे और उसकी सज़ा मौत मिल रही थी। सूबेदार ने आगे बढ़कर नवीद की गर्दन पर हाथ रखा। इसे मरे हुए काफ़ी देर हो गई थी और अब इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो गया था। बेटा, इस लड़के का सर नीचे रख दो और इधर गाड़ी में आ जाओ। सूबेदार ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं इसकी तरफ बेबसी से देखने लगा। एक सिपाही ने जल्दी से आगे बढ़कर नवीद का सर मेरी गोद से उठाया और उसे ज़मीन पर रख दिया। नवीद का सर मेरी गोद से निकला तो मैं खामोशी से उठकर खड़ा हुआ और गाड़ी के टायरों से टेक लगाकर बैठ गया। सूबेदार ने मुझे यूँ टेक लगाते देखा तो जल्दी से आगे बढ़कर मुझे इधर से उठाना चाहा, लेकिन मेरी आंखों में नमी देखकर खामोशी से पीछे हट गया और वायरलेस पर पीछे यूनिट हेडक्वार्टर पर राब्ता करने लगा। सरहदी यूनिट नज़दीकी थी और बॉर्डर एरिया में गाड़ियाँ 24 घंटे ऑपरेशनल हालत में होती हैं, इसलिए 30-40 मिनट में आर्मी की मज़ीद 3 गाड़ियाँ इधर आ गई। एक गाड़ी में आर्मी का ही एक डॉक्टर और दूसरा मेडिकल स्टाफ के सिपाही थे। डॉक्टर ने नवीद की डेड बॉडी का मुआयना किया, गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में नवीद की तस्वीरें ली और इसे गाड़ी में डाल लिया। मैं भी उठकर नवीद की डेड बॉडी के साथ बैठने लगा तो एक आर्मी अफीसर ने मुझे कंधे से पकड़कर रोक लिया। बेटा, आप हमारे साथ दूसरी गाड़ी में जाओगे। मेरी आंखें आंसू से खुश्क हो गई थी। हलक तो बहुत पहले ही खुश्क हो गया था, अब आंखें भी खाली हो गई थी। मैंने अफसर की तरफ देखा तो वो मेरे कंधे पर थपकी देने लगा। बेटा, हौसला रखो, खुदा को यह मंजूर था। भाई था तुम्हारा? इसने सवाल किया तो मैंने सर हिला दिया। नवीद भाई ही था मेरा, बल्कि शायद भाई से भी बढ़कर था। इस अफसर ने मुझे एक दूसरी गाड़ी में बिठाया और सारी गाड़ियां हमें लेकर यूनिट हेडक्वार्टर में आ गई। ये एक बहुत बड़ी किलानुमा इमारत थी जिसे आर्जी तौर पर यूनिट की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाना था। अहाते के अंदर 10-12 फौजी गाड़ियां खड़ी थी और असला से लेस फौजी जवान पहरा दे रहे थे। इस अहाते के अंदर एक बड़ी सी इमारत को अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इसी के साथ मुंसलिक एक कमरा ऑपरेशन थिएटर था। नवीद की डेड बॉडी को इसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आर्मी वाले मुझे लेकर एक और कमरे में आ गए। वहाँ पर उन्होंने मेरे बूट उतरवा कर मेरा मुँह हाथ धुलवाया और एक ब्रेड खाने के लिए दिया। मैं खामोशी से ब्रेड खाने लगा। सर, जब मैं इस लड़के के पास पहुंचा था तो उसने डेड बॉडी का सर अपनी गोद में रखा हुआ था, बिल्कुल खामोश। तब से लेकर अब तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है। भाई था इसका, शायद बहुत ज़्यादा सदमा लग गया है। सूबेदार ने उस नौजवान ऑफिसर को कहा तो इसने सर हिला दिया। 1 घंटे तक दूसरी फौजी गाड़ी भी लड़कों को इकट्ठा करके ले आई थी। 30 के करीब लड़के मिल गए थे, जबकि बाकी लड़कों को डंकर बचा कर ले गए थे। डंकर एक भी इन लोगों के हत्थे नहीं चढ़ा था। डंकर मकामी थे और इनको महफूज रास्तों का पता होता था। ये इतनी जल्दी आर्मी एफसी के हाथ नहीं लगते थे। मुझ समेत तकरीबन 30 के करीब लड़कों को एक बड़े कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी वाले अब एक एक लड़के के कवायफ लिखने लगे। उस ज़माने में बॉर्डर क्रॉस करना इतना बड़ा जुर्म नहीं होता था। ज़्यादातर लड़कों को वैसे ही छोड़ दिया जाता था। अगर कोई ज़्यादा ही सख्ती हो तो अदालत में जज के पास हमारे कवायफ जाते थे और आमतौर पर जज 4 से 5 हज़ार जुर्माना करके छोड़ देता था। वाइफ लिखवाने की मेरी बार आई तो मैं उठकर बाहर आ गया। सामने अहाते में एक बड़ी टेबल लगी हुई थी और इस पर 3 आर्मी ऑफिसर बैठे हुए थे। इनमें एक तो कैप्टन रैंक का ऑफिसर था जो दरमियान में बैठा हुआ था, जबकि बाकी दोनों छोटे दर्जे के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे। कैप्टन वही था जो नवीद की डेड बॉडी उठाकर लाया था। मैं अब नवीद के मर जाने के अचानक सदमे से बाहर निकल आया था और कुछ संभल गया था। बेटा, कुर्सी पर बैठ जाओ। कैप्टन मुझसे उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल बड़ा था, लेकिन वो मुझे बेटा कहकर बुला रहा था।
बल्कि वो हर लड़के को बेटा ही कहकर पुकार रहा था। हम सारे लड़के इनके लिए बच्चों ही की मानी थे, नादान बच्चे थे जो अपना मुल्क और घर बार छोड़कर अनजान रास्तों के मुसाफिर बन रहे थे। मैंने कुर्सी को पीछे की तरफ खींचा और आराम से इस पर बैठ गया। मेरा चेहरा पत्थर की तरह साकित हो गया था। हर किस्म के तासुआ से मुकम्मल तौर पर आ रही। मैं लोगों के चेहरों की तरफ देखने लगा। नाम क्या है तुम्हारा? कैप्टन ने मेरे बिस्किट का पैकेट बढ़ाते हुए कहा। रिजवान अली। सर, बहावलपुर से आया हूँ। मैंने डब्बे से एक बिस्किट पकड़ लिए, उसके 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। ओए, तुम बहावलपुर से हो? वहाँ से तो लड़के डंकी लगाने के लिए नहीं आते। ये हकीकत थी। सन 2006 में 1000 में से एक लड़का ही बहावलपुर का होता था। बाकी सारे लड़के अपर पंजाब के होते थे। बहावलपुर के लोग ज़्यादातर सऊदी अरब और दुबई तक ही जाते थे। इनके लिए 7 समंदर पार यही 2 मुल्क थे। बेटा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे भाई के मरने का। अभी इसके मरने की उम्र नहीं थी, लेकिन खुदा के आगे किसी की मर्जी चलती है। वो मुझसे नवीद की मौत का अफसोस करने लगा। मेरी आंखों में एक बार फिर पानी उतरने लगा। नाम क्या था तुम्हारे भाई का? कैप्टन ने टिश्यू पेपर का डब्बा मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। जी, नवीद मसीह। क्रिश्चियन था। कराची में इसका घर है। मैंने टिश्यू से आंखें पूछते हुए कहा। क्या वो तुम्हारा भाई नहीं था और वो कराची का रहने वाला है? कैप्टन ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। तुम दोनों सिर्फ दोस्त एक दूसरे के? मैंने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, क्या आपको इसके एड्रेस पता है या फिर आप रास्ते में इसके दोस्त बने थे? कैप्टन ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। जी नहीं सर, कराची में स्टेशन के पास टॉयलेट बने हुए हैं। वो टॉयलेट नवीद के वालिद ने किराए पर लिए हुए थे। वहीं से एक गली अंदर की तरफ इनका घर भी है। मैंने 1 महीने इनके यहाँ मुलाजमत भी की है। मैं कैप्टन को नवीद के घर का तफसीली पता बताने लगा। साथ में बैठा हुआ एक नाइक रैंक का क्लर्क नोट करने लगा। तुम यूनान जा रहे हो या फिर मस्कत और दुबई की डंकी लगा रहे थे? मैं कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और कैप्टन ने सरसरी अंदाज में पूछा। सर, मैं सिर्फ ईरान तक ही जा रहा था। मेरे पास ईरान से आगे जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए सिर्फ ईरान तक जा रहा था। मैंने इन तीनों फौजियों की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है बेटा, आप बाकी लड़कों के साथ जाकर बैठो। कल सुबह आपको जज के सामने पेश किया जाएगा और फिर वही फैसला सुनाएंगे। 1-2 दिन तक आपको आपके घरों की तरफ भेज दिया जाएगा। बेटा, कोशिश करो कि बैरून मुल्क वीज़ा लेकर जाओ। बगैर वीज़े के डंकी का सफ़र ज़िंदगी और मौत का सफ़र होता है। तुम अभी नौजवान लड़के हो, ज़िंदगी की अहमियत समझो। इस बॉर्डर ने पता नहीं कैसे कैसे नौजवान खूबसूरत निकल लिए हैं। मैं खामोशी से पीछे की तरफ मुड़ा और वापस कमरे में आ गया। मेरे जाने के बाद बाकी रह जाने वाले लड़के भी एक एक करके जाते रहे और अपने अपने कवायफ लिखवाते रहे। मैं वापस आकर कमरे की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मैंने आहिस्ती से आंखें बंद की तो ईमान पता नहीं कहाँ से मेरे तख़य्युल में अचानक नमूदार हो गई। वो मेरे साथ लगकर बैठ गई थी और मेरे चेहरे की तो देख रही थी। मैंने सिर्फ एक लम्हे की तरफ देखा और दोबारा आंखें बंद कर ली। नाराज़ हो मुझसे राज़ी? अपनी ईमान से नाराज़ हो? ईमान ने मेरी गालों को छूते हुए कहा। नहीं ईमान, मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज़ होने वाला? अब तुमको फ़र्क भी तो नहीं पड़ता मेरे नाराज़ होने या ना होने से। खुदा की नाराज़गी बंदों के लिए मुश्किलात का बायस बनती है। बंदों की नाराज़गी खुदा की खुदाई तो नहीं रुक जाती। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुदा ही रहता है। मेरे जिस्म का एक एक रंग ईमान को देखने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मैं ज़ब्त करके बैठा हुआ था। मुझे अपनी नाराज़गी का इजहार खुदा के सामने करना था। इसके लिए मैं अपने पूरे जिस्म से लड़ रहा था। राज़ी, ये जो मोहब्बत होती है इंसान को खुदा से मिलाने की कोशिश करती है। जब इश्क की इंतहा तक पहुँचोगे ना तो मकसद और सब कुछ समझ जाओगे। नवीद की मौत का मुझे भी दुख हुआ है। 4 बहनों और बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था, लेकिन आप खुदा के फैसलों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते। उठकर जाने लगी तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। ईमान, सारे फैसले ही ठीक होते हैं, लेकिन खुदा ने तुम्हारे और मेरे साथ ही बेइंसाफ़ी क्यों की? आखिर हम दोनों मिले ही क्यों थे? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। राज़ी, खुदा से शिकवा नहीं करते, बल्कि उससे सिर्फ मांगते हैं। न देने की वजह हम नहीं पूछते। मुसलमान रहो राज़ी, मुसलमान। इसने आस्तिक पर हाथ छुड़ाया और मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मेरी कहानी पढ़ने वाले कारीन इसे जादुई कहानी न समझे। कराची से जर्मनी तक के तमाम सफ़र में ईमान की यादें ही मेरे साथ सफ़र करती थी। अपना जहन ईमान का तस्वुर बना लेता था। मैं इससे ख्याली बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता। मेरे जैसे कई कारीन भी होंगे जिनको महबूब तो नहीं मिलता, लेकिन वो जागती आंखों से ही महबूब के सपने देखते हैं और अपनी मर्ज़ी से महबूब की मोहब्बत हासिल करते हैं। मेरे साथ भी यही कुछ होता था। मैं जब हालात के सितम सहते सहते टूट जाता तो ईमान के ख्यालात को जहन में लाकर अपने आप को टूटने से बचाता था। ईमान की यादें मुझे नया हौसला और नई ताकत देती थीं। सुबह होने में भी 6 घंटे बाकी थे। हम सारे लड़के एक एक करके सो गए थे। दूसरे दिन सुबह के करीब हमें एक बड़ी फौजी गाड़ी में तुरबत ले जाया गया। वहाँ से हमें पुलिस ने रिसीव किया और सब लड़कों को तुरबत थाने के एक कमरे में बंद कर दिया गया।
नवीद की डेड बॉडी को रात ही कराची ले गए थे। पोस्टमार्टम वगैरह शायद कराची में होता। इस चीज़ का मुझे पता नहीं था। मुझे रात को नवीद का चेहरा देखने जाया गया। एक हंसता मुस्कुराता हुआ लड़का एक लम्हे में ही हमें हमेशा के लिए छोड़ गया था। इसे कुछ कहने का भी मौका नहीं मिला। 1 मिनट से भी कम वक्त में हमें मौत ने इसे खा लिया था। मेरे अंदर नवीद का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे इसका चेहरा आखिरी बार तो देखना ही था, क्योंकि इसके बाद मैं सारी ज़िंदगी इसका चेहरा न देख सकता। बिछड़ने वाले तो कभी ना कभी मिल ही जाते हैं, लेकिन जो इस दुनिया से ही चला जाए वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। नवीद ने अपने पीछे बहुत से रोने वाले छोड़े थे, और उनमें से एक मैं भी था। इसका मुलाजिम, इसका भाई, इसका दोस्त। वो मेरे लिए सब कुछ था, और आज सब कुछ छोड़कर चला गया था। मैं एक बार कराची जाना चाहता था, निर्मा और नवीद के माँ बाप को देखना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो मैं निर्मा का सामना कर सकता। वो लोग अपने दूसरे बेटे को इन्हीं रास्तों पर जाता हुआ नहीं देख सकते थे, लेकिन मुझे तो बहरहाल जाना ही था। जिस रास्ते का मैं मुसाफिर बन गया था, इस रास्ते पर अब मौत ही मुझे जाने से रोक सकती थी। मोहब्बत दिल का रोग बन गई थी। तुर्बत का थाना किसी यूरोपियन थाने की तरह लगता था। एक बहुत बड़ी कोठीनुमा इमारत थी, जिसके अंदर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह थी। अंदर 7-8 सिंगल स्टोरी कमरे थे। 2 कमरों के आगे लोहे की जाली लगाकर इसे सेल बना दिया गया था। और आप हैरान होंगे, इन दोनों सेल के अंदर अटैच बाथरूम्स भी थे। एक कमरे को टॉर्चर सेल के तर्ज पर तामीर किया जाता था। आर्मी वाले तो बहुत शरीफ और रहमदिल भी होते हैं, मगर ये पुलिस वाले इन सब चीज़ों से आ रही थे। हमें यहाँ थाने में आए अभी सिर्फ आधा ही घंटा हुआ था जब एक सिपाही लॉकअप का दरवाज़ा खोला और एक लड़के को बाजू पकड़कर इसे टॉर्चर रूम में ले गया। अगले 2 मिनट बाद ही लड़की की चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। 2-3 बार मारने के बाद वो थक गए थे, और फिर अगले 10 मिनट तक खामोशी रही। अब वो लड़की का बयान लिख रहे थे। 10 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वही सिपाही इस लड़के का बाजू पकड़कर इसे बाहर ले आया। इस लड़के को एक लॉकअप में डाला और एक लड़के को पकड़कर ले गया, और फिर वही कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई। वो एक एक लड़के को पकड़कर ले जाते रहे और इससे मार मार कर पूछ करते रहे। वो लड़कों से इनके एजेंटों के नामों पता पूछ रहे थे। एजेंटों को पता था कि लड़के पुलिस की 1 मिनट के मारने से आ सकेंगे। वो गलत और नाम पता बताते थे। पुलिस वाले भी बस खानापुरी करते थे। इनके ज़्यादा लड़कों के पास मौजूद पैसों पर होता था, जो लड़कों ने अपने पैरों में और कपड़ों में छुपाए हुए होते थे। पुलिस वाले डराने धमकाने के लिए पहले ही मार लगाते थे, ताकि लड़का सब कुछ निकाल दे। बाकी के छितर लड़के पर मुनहसिर होते हैं कि वो कितने खाकर सच बोलते हैं। मेरी बारी 11:30 बजे के करीब आई। पुलिस वाला मुझे लेकर अंदर कमरे में चला गया। वहाँ पर पहले से 3 पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने मुझे ज़मीन पर औंधा लिटा दिया और 2 पुलिस वाले मुझे हाथों और पैरों से पकड़ लिया। इनके पास चमड़े का बहुत बड़ा जूता था। इस पर हकीकत में जी आयानी लिखा हुआ था। मैंने सिर्फ सुन रखा था, लेकिन इस थाने में वो जो हकीकत में मौजूद था, इस पर लिखा भी हुआ था। दोनों पुलिस वालों ने मुझे हाथों और पैरों से पकड़ा हुआ था। तीसरे पुलिस वाले ने मेरी पूंछ पर पैर रखा और नीचे की तरफ दबा दिया। सिर्फ चौथा पुलिस वाला रह गया था। इसने जूता उठाया, हवा में लहराया और फिर पूरी कुव्वत से मार दिया। दर्द की एक तेज़ लहर मेरे जिस्म में महसूस हुई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पुलिस वाले ने इसके बाद दूसरा और फिर दूसरा जूता मारा। मैं खामोशी से इनके जूते सहता रहा। हाँ तो बच्चे, अब खड़े हो जाओ और अपना नाम और पता लिखवाओ, किधर से आए हो और कौन से मुल्क जा रहे थे। एक पुलिस वाले ने मुझे बाजू से पकड़ा और खड़ा कर दिया। जी मैं बहावलपुर से आया हूँ और ईरान जा रहा था, मैंने नॉर्मल लहजे में कहा। मेरी पीठ पर अभी तक जलन हो रही थी। ठीक है, अपना पूरा नाम पता लिखवाओ और पैसे भी बताओ कि घर से लेकर कितने निकले थे, अभी कितने हैं और एजेंट को कितने दिए। मैंने अपना नाम और पता लिखवाया। उस वक्त मेरी जेब में टोटल 450 रुपये थे। बाकी डॉलर तो मेरी शर्ट में सिले हुए थे। पुलिस वाले 450 का नाम सुनकर ही गुस्से में आ गए। बच्चे, हमारे माथे पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है। तुम जैसे पता नहीं कितने बेगारतों को हम रोज़ाना पकड़ते हैं। अभी वाक़या दूध भी नहीं पिया होता कि बाहर जाने की जल्दी लग जाती है। बच्चे, तुम्हारे जैसे बुलूंगड़े हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जूते मारने वाले पुलिस वाले ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। इसका हाथ काफ़ी भारा था। मेरा वज़न 50 किलो के करीब था। पुलिस वाले के थप्पड़ के ज़ोर से मैं कमरे की दीवार से जाकर टकराया। और कितने पैसे बल्कि डॉलर हैं तुम्हारे पास? किधर किधर छुपाए हुए हैं? अगर ख़ुद बता दोगे ठीक, वरना अगर हमने निकाल लिए तो इसके बाद दोबारा कभी सीधे नहीं लेट सकोगे। इसी थप्पड़ मारने वाले पुलिसमैन ने मुझे धमकी देते हुए कहा। नहीं सर, आप तलाशी ले सकते हैं। मेरे पास 450 रुपये और ऊपर कुछ नहीं। मैं दोबारा सीधा होकर खड़ा हो गया। हनीफ इसको दोबारा ज़मीन पर लिटाकर, कुछ ज़्यादा ही तेज़ लड़का लग रहा है, और अभी पैंट भी उतार देना, सिर्फ 1-2 जूतों ने ही चिड़िया की तरह बोलना शुरू कर देगा। इन लोगों ने एक बार फिर मुझे ज़मीन पर ही उल्टा लिटा दिया। अब की बार उन्होंने मेरी शर्ट के अलावा मेरी पैंट भी नीचे कर दी और जूते मारने शुरू कर दिए।
इसने लगातार 5-4 जूते मारे। मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर सुन्न हो गया था। इससे किसी भी किस्म का दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, सिर्फ पहले 2 जूतों का दर्द हुआ था। इसके बाद जहन हर किस्म के एहसास से आरी हो गया था। हाँ बच्चे, अब बता, ईरान से आगे किधर जा रहे थे और कितने डॉलर हैं तुम्हारे पास? एक पुलिस वाले ने मेरी पैंट ऊपर की और मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मैं खड़ा हुआ तो दर्द की शिद्दत से मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी और मैं ज़मीन पर गिर गया। बस इतनी सी जान थी अंदर। 2 जूते बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं तुम लोगों के अंदर, और यूनान जाने की बात करते हो। खड़ा करो इसे। एक पुलिस वाले ने मेरा बाजू पकड़ा और खड़ा कर दिया। अब की बार मैं खड़ा होने में कामयाब हो गया। कितने डॉलर हैं तुम्हारे पास? अब की बार हनीफ ने मुझसे पूछा। 450 रुपये, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं, मैंने ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा। हनीफ, तलाशी लो इस बेगैरत की। 450 में कौन लड़का बॉर्डर क्रॉस करता है? बहावलपुर से आया है, इसके पास तो यहाँ से वापस बहावलपुर जाने का भी किराया नहीं। पहले पुलिस वाले ने हनीफ से कहा तो इसने मेरे हाथ ऊपर कर दिए और मेरी तलाशी लेने लगा। सर, गरीब आदमी हूँ, कराची में मजदूरी करता था, वहीं से 9,000 इकट्ठे करके एजेंट को दिए थे। ईरान जाना चाहता था, वहाँ मजदूरी ज़्यादा मिलती है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं वहीं कमरे की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और पथराई हुई नज़रों से इन पुलिस वालों की तरफ देखने लगा। सर, गरीब आदमी हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। अगले कई लम्हे पुलिस वाले मेरे चेहरे को देखते रहे। आखिर में उनमें से कदरे उदेल उम्र के आदमी, जिसे वो सब सर कह रहे थे, उठा और मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और कमरे में रखी कुर्सी पर बिठा दिया। पानी पियोगे? इससे मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। हनीफ, जाओ बाहर से पानी की बोतल ले आओ। शायद में हनीफ ही सबसे जूनियर था, इसलिए सारे काम इसी को कहे जा रहे थे। वो खामोशी से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद इसकी वापसी पानी की बोतल के साथ हुई। इसने पानी वाली बोतल मेरी तरफ बढ़ाई और मैं खामोशी से पानी पीने लगा। पानी पीकर उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाला और ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया। अब इनके खाने का वक्फा हो गया था। 1 बजे के करीब फिर वही सिपाही आया और एक बार फिर लड़कों को एक एक करके टार्चर रूम में ले जाते रहे और उनके कवायद लिखते रहे। लड़के बहुत डरे हुए थे और वो जाते सब कुछ बताने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी पुलिस वाले किसी को भी खाली नहीं भेज रहे थे। सबको 2-2, 3-3 जूते मार कर ही भेजा जाता था। इससे लड़के सब कुछ उगल देते थे। इस सिलसिला शाम 5 बजे तक चलता रहा। तकरीबन सारे लड़कों के कवायद उन्होंने लिख लिए थे। तकरीबन 6 बजे के करीब खाना देने वाला आ गया। यहाँ पर खाना पैसों से ख़रीद कर खाना पड़ता था। 25 रुपये की चने की दाल, इसके साथ 2 रोटियाँ थीं। मुर्गी 50 रुपये की थी और तकरीबन इतनी ही कीमत बिरयानी की थी। ज़्यादातर लड़कों ने चने की दाल ही ख़रीदी थी। सिर्फ 3-4 लड़के ऐसे थे जिन्होंने मुर्गी या बिरयानी ख़रीदी। शायद वो किसी खाते पीते घराने से थे। मुझे भूख नहीं थी और वैसे भी मेरे पास 450 रुपये थे और मैं इन पैसों को ज़ाया नहीं करना चाहता था। ये पैसे मेरे ईरान के सफ़र में काम आने वाले थे। मैं खामोशी से कमरे की एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने खाने की तरफ देखा। एक छोटे प्लास्टिक बैग में मुर्गी की 2 बोटियाँ और बाकी शोरबा था, जिसके ऊपर से गांठ देकर बांधा गया था। इसके अलावा एक अखबार में 2 रोटियां लपेट कर रखी हुई थी। मैं लॉकअप की सलाखों की तरफ देखने लगा। वहाँ पर वही लड़का खाने वाले को पैसे देकर एक और खाना खरीद रहा था। वो खाना देकर वापस आया, मेरे पास ही बैठ गया। मेरा नाम नदीम है, मोहम्मद नदीम, और मैं लाहौर से आया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजी है और मैं बहावलपुर से आया हूँ। मैंने इस खूबसूरत नौजवान लड़के से हाथ मिलाया। गोल चेहरा, बिल्कुल चीनियों की तरह सीधे और सिल्की बाल, लेकिन इसकी आंखें चीनों से बिल्कुल मुख्तलिफ मोटी और चमकदार थीं। इतनी बड़ी चमकदार आंखें मैंने बहुत कम लोगों की देखी थीं। वो अपने चेहरे से ही बहुत ज़हीन लग रहा था। नज़ीम भाई, आप तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो, किधर गुमनाम रास्तों के मुसाफिर बन रहे हो? मुझे नज़ीम को भाई कहना अच्छा लग रहा था। राजी भाई, यूरोप में बहुत स्कोप है तरक्की करने का, वह इंसान के टैलेंट की कदर की जाती है। इसने रोटी की छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और चने की दाल में भिगोकर मुँह में डाल लिया। अपनी चने की दाल ले आया था। नदीम भाई, लाहौर में क्या करते हो आप? मैंने अपने वाला खाना फिर इसके सामने कर दिया। उसकी दाल में लुकमे लगाकर खाने लगा। मैं बुक कंपोज़र हूँ, प्रोफेशनल कुर्सी देता हूँ। इस आधे चीनी लड़के ने मेरे आगे हाथ लहराते हुए कहा। मुर्गी भी खाओ भाई, ये बेचारी अब दोबारा ज़िंदा तो नहीं होगी ना? इसने मुर्गी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मैं खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद हम दोनों कमरे के कोने में जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। इसने अपने बारे में सब कुछ बताया। मोहब्बत, नफ़रत, शरारत और काम करने का जुनून। वो बहुत बातूनी था और बिल्कुल चीनियों की तरह ज़हीन भी था। यूरोप जाने का जुनून उतर गया था। वो वापस लाहौर जाकर अपना अलग कंपोजिंग सेंटर बनाने का इरादा कर रहा था। मैंने करीबन 10 साल बाद इंटरनेट से इसे तलाश किया और अब भी मेरा इससे रब्ता है।
वही मोहब्बत और शरारत का मिला-जुला अंदाज़ गुफ्तगू, वो चीनी लड़का आज भी नहीं बदला है, आज भी नहीं बदला है।